तो हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और इंक्लूसिव एजुकेशन बीएड थर्ड सेमेस्टर, कौन सा सेमेस्टर? बीएड थर्ड सेमेस्टर के यूनिट 2 का हम लोग 1 पढ़ रहे हैं। यूनिट 2 के ए पार्ट पढ़ रहे हैं। यूनिट 2 का ए पार्ट में हमें क्या पढ़ना है? सोशल डिस्क्रिमिनेशन यानी सामाजिक भेदभाव। और सामाजिक भेदभाव से जो प्रभावित बालक होते हैं वो कैसे होते हैं और उनकी शिक्षा की व्यवस्था कैसे करनी चाहिए। इसके बाद हम लोग आर्थिक भेदभाव से प्रभावित बालकों की शिक्षा के बारे में बात करेंगे। फिर लैंगिक भेदभाव पे बात करेंगे और फिर एक डेलोर की रिपोर्ट है, साथ रहना सीखना, उस पे बात करेंगे। इन 4 बिंदुओं पे हम यूनिट 2 के ए में बात करेंगे, जिसमें कि पहला बिंदु आज का है सोशल डिस्क्रिमिनेशन, सामाजिक भेदभाव। तो चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको वहाँ पे इम्पॉर्टेंट पीडीएफ लेसन प्लान से रिलेटेड दी जाएगी। तो देखिए, सामाजिक भेदभाव को आगे हम समझेंगे कि सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता क्या है। फिर हम ये देखेंगे कि सामाजिक भेदभाव का असर जिन बालकों पे पड़ता है वो बालक किस प्रकार के होते हैं और उन बालकों की समावेशी शिक्षा की व्यवस्था कैसे करनी चाहिए। तो देखिए, सामाजिक भेदभाव होता क्या है? किसी भी व्यक्ति अथवा समूह को किसी भी समाज से उसके धर्म के नाम पे अलग कर देना, जाति के नाम पे अलग कर देना, प्रजाति के नाम पे अलग कर देना, रंग के नाम पे अलग कर देना, भेदभाव कहलाता है। समझिए, कोई व्यक्ति है और कोई समाज है। यदि किसी व्यक्ति या किसी समूह को हम उसके धर्म के नाम पर उसके अधिकारों से अलग कर दें कि तुम मंदिर में नहीं जा सकते हो बिकॉज यू आर दलित, पहले होता था ऐसे। चाहे फिर हम प्रजाति, रंग, गांधी जी को काला होने के चलते रेल के फर्स्ट डिब्बे में नहीं बैठने दिया गया था। तो धर्म, जाति, प्रजाति, रंग आदि के नाम पर जो व्यक्ति का अधिकार है वो उससे हम छीन ले रहे हैं, तो क्या कहलाएगा कि हम उसके साथ भेदभाव कर रहे हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। हम लोग आगे देखते हैं। आगे क्या है? भेदभाव मनुष्य होने की गुणवत्ता पर प्रश्न चिन्ह लगाता है कि यदि आप भेदभाव कर रहे हैं यानी कि आप एक इंसान नहीं हैं, क्योंकि जो इंसान होता है वो तू छोटा मैं बड़ा, तू काला मैं गोरा, तू अमीर मैं गरीब, इस सब का चीज़ से बंधन से मुक्त होता है। तो जो भेदभाव करता है वो मनुष्य नहीं है, इस चीज़ को हमें समझना है। फिर आगे देखिए, आगे क्या है? रंग, जाति, प्रजाति, ये क्या है? मैन मेड कॉन्सेप्ट है, मनुष्यों के द्वारा बनाए गए अवधारणाएं हैं। काला गोरा, उच्च जाति, नीच जाति, प्रजाति, ये सब मनुष्यों के बनाए हुए अवधारणाएं हैं। जब हम इनसे ऊपर उठ जाते हैं, जब हम इन सब से ऊपर उठ जाते हैं, रंग, जाति, प्रजाति से, तो समावेशन की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। फिर हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट कर सकते हैं, सभी को साथ में लेकर चल सकते हैं। आप इस चित्र के माध्यम से और भी अच्छे से चीज़ को समझ जाएंगे कि भेदभाव क्या होता है। देखिए, एक समाज है, ये क्या है आपका? एक समाज है, ये समाज है। समाज में क्या है? देखिए, ये पुस्तक है, पुस्तक का मतलब है कि विद्यालय। ये मंदिर है आपका। तो हम किसी एक व्यक्ति को या किसी समूह के व्यक्तियों को समाज से क्या कर रहे हैं? अलग कर दे रहे हैं। आउट ऑफ सोसाइटी या आउट ऑफ सोसाइटी हम कर दे रहे हैं कि तुम समाज में नहीं रख सकते। तुम जो समाज में मंदिर है उसमें नहीं जा सकते, जो विद्यालय है उसमें तुम शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि यदि तुम शिक्षा ग्रहण कर लोगे तो तुम हम लोगों के बराबर में आ जाओगे और हम लोग तुमसे घृणा करते हैं, तो हम तुम्हें बराबर पे नहीं आने देंगे। तो आप इस थ्योरी को समझ सकते हैं कि जैसे कोई भी व्यक्ति है, एक व्यक्ति है या कई व्यक्तियों का समूह है, उसको हम समाज से धर्म के नाम पे अलग कर रहे हैं, जाति के नाम पे अलग कर रहे हैं, रंग के आधार पे हम अलग कर रहे हैं, तो क्या कहलाएगा? भेदभाव कहलाएगा कि हम डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। जो सामाजिक भेदभाव होता है एक व्यापक अवधारणा है, ब्रॉड कंसेप्ट है। सामाजिक भेदभाव के अंदर ही आर्थिक भेदभाव आ जाता है, लैंगिक भेदभाव आ जाता है, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो फिर हम इसमें क्या देखेंगे आगे? केवल शारीरिक या मानसिक रूप से कमी होने पर जाति, धर्म आदि के नाम पर किसी व्यक्ति या वर्ग को अलग कर देना उचित नहीं है। कि कोई फिजिकल रूप से अलग है या फिर मेंटल लेवल से थोड़ा डिफरेंट है, तो इसके चलते हम उसके जाति, धर्म आदि के नाम पे उसको हम अलग नहीं कर सकते।
जैसे कोई दिव्यांग है तो हम उसे विशिष्ट कहकर अलग नहीं कर सकते। मेंटल लेवल की बात की जाए या जाति धर्म की बात की जाए कि तुम एससी हो, तुम एसटी हो, दलित हो, अनटचेबल हो, ये सब के माध्यम से अलग कर देना उचित नहीं है, प्रॉपर नहीं है। देखिए, सामाजिक भेदभाव से सिर्फ सामाजिक पृथकीकरण ही नहीं होता है कि सामाजिक भेदभाव से समाज कई टुकड़ों में ही नहीं बँटता है। जिस समाज में भेदभाव होगा वो क्या होगा? समाज कई टुकड़ों में बँट जाएगा। एक समाज है तो इसके कई टुकड़े हो जाएँगे, लड़ाई-झगड़ा होगा। बल्कि सामाजिक अस्थिरता भी आती है। अस्थिरता का मतलब कि सोसाइटी में अनबैलेंस भी क्रिएट होता है। अनबैलेंस सामाजिक अस्थिरता से क्या तात्पर्य है कि देखिए, जब हम इस चीज़ की अवधारणा को लाएँगे कि तू छोटा मैं बड़ा, तू गरीब मैं अमीर, तू काला मैं गोरा, इस टाइप का जब हम लाएँगे तो समाज में अनबैलेंस होगा, भूचाल आएगा, संघर्ष होगा, प्रतिस्पर्धा होगी, एक दूसरे वर्ग आपस में लड़ेंगे। आप मणिपुर में देख सकते हैं, 2 वर्ग अभी वर्तमान में लड़ रहे हैं। तो इस प्रकार की जब भी स्थितियाँ बनती हैं, भूचाल आता है, अफरा-तफरी मचती है, असंतुलन समाज में हो जाता है, द्वेष, कलुष का वातावरण बन जाता है। ये चीज़ हमें समझना है। और सामाजिक अस्थिरता कैसे आती है आप देख सकते हैं, जिन समूहों और व्यक्तियों पर अलग-अलग आधार पर शोषण किया जाता है, उससे समाज में सारी घटनाएँ चरितार्थ होती हैं अर्थात सबके सामने आ जाती हैं। जैसे आप मणिपुर की एक घटना देखे होंगे, एक स्त्री को नंगा वहाँ पे घुमाया जा रहा था। आप वीडियो देखे होंगे, काफ़ी वायरल हुआ था। तो जब एक स्त्री को नंगा घुमाया गया, तो ये चरितार्थ हो गया बात, यानी कि पूरे भारत में फैल गया। तो उससे क्या होगा, हमारे भारत का माहौल खराब होगा, वातावरण खराब होगा। बोलते हैं ना, आपने विद्यालय में भी सुना होगा, अभद्र चीज़ें वार्तालाप नहीं करने दी जाती हैं, अभद्र चीज़ें की एक्टिविटीज़ पे रोक लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि हम वातावरण को सही रखना चाहते हैं। अगर वातावरण खराब हुआ मतलब अनबैलेंस की स्थिति बन जाएगी, चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे फिर वो स्कूल्स हो। तो आप ये समझ गए। फिर आगे आप देखेंगे एग्जाम्पल ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन। अगर हम एग्जाम्पल देखें सामाजिक भेदभाव के तो कैसे देखेंगे? किन्नर या किन्नरों का समूह भी ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो दीर्घकाल से अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। जब हम ट्रांसजेंडर की बात करते हैं तो एक लंबे समय से वे अपने एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि समाज ने उन्हें उनकी शारीरिक कमियों के वजह से उन व्यक्तियों के योग्य नहीं समझा जो कि बुद्धिजीवी कहला सकें। जो ट्रांसजेंडर होते हैं उनकी जो फिजिकल स्ट्रक्चर होती है उसके कारण समाज क्या है, उन्हें योग्य यानी कि एबल नहीं समझता है, एबल नहीं समझता है उन व्यक्तियों के अपेक्षा में जो कि बुद्धिजीवी कहला सकें। तो फिजिकल स्ट्रक्चर के आधार पे हम किसी को अलग नहीं कर सकते, ये चीज़ नेगेटिव है। ये हमें सकारात्मक दिशा में हमें आगे बढ़ना होगा। सदियों से शोषण के सहने व शिक्षा के अधिकार से वंचित रहने के बाद कहीं जाकर आज अब वह अपनी पहचान बना पाए हैं। जो ट्रांसजेंडर है या कह सकते हैं कि थर्ड जेंडर हैं, वो सदियों से क्या किए हैं, शोषण सहे हैं। और शोषण सहने के बाद क्या गया है कि उनको एजुकेशन से वंचित भी रखा गया है, एजुकेशन प्रोवाइड नहीं होने दिया गया है। वो बहुत ही संघर्ष करने के बाद आज अपनी एक आइडेंटिटी बना पाए हैं। आज जो थर्ड जेंडर है वो समाज में अपनी भूमिका को दिखा सकता है, अपना रोल प्ले कर सकता है, वो समाज के ऊंचे तबकों में जाकर समाज का निर्माण भी कर सकता है। इन्हें शिक्षा से इसलिए वंचित रखा गया कि ये शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात देश के मुख्य धारा में शामिल हो जाएंगे। देखिए, मैं समझा दे रहा हूँ। अगर मान लीजिए कोई थर्ड जेंडर की हम बात करें तो अभी सामान्य जो लोगों के चलती है, जैसे कि अगर आपके कोई बगल में आके बैठ गया थर्ड जेंडर, तो आप यहाँ पे भले ही कितना भी थ्योरी पढ़ा लें, लेकिन आप उससे दूर जाने की कोशिश करेंगे। बिकॉज क्योंकि आप उससे थोड़ा घृणा करते हैं, आप हीन भावना से उसे देखते हैं, जो कि सही नहीं है। किसी भी व्यक्ति को उसके फिजिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम उसे हीन भावना से देखें, ये उचित नहीं है। तो हम क्या चाहते हैं कि अगर ऐसे व्यक्ति अगर शिक्षा प्राप्त कर लेंगे तो वो देश के मुख्य धारा में आ जाएंगे, और जब मुख्य धारा में आ जाएंगे तो जो लोग इनसे घृणा करते हैं, जो लोग इन्हें तुच्छ मानते हैं, उन्हें मजबूरी में विवश होकर इन्हें स्वीकार करना होगा। जैसे बी आर अम्बेडकर को हम उदाहरण में ले सकते हैं, भीमराव अम्बेडकर जी को, जो कि संविधान के जनक माने जाते हैं, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लोग उनसे घृणा करते थे इसलिए क्योंकि वो महार जाति के थे, लोग उन्हें तुच्छ मानते थे क्योंकि वो दलित समुदाय से थे। लेकिन क्या हुआ, उन्होंने पढ़ाई की, शिक्षा के बल पे आगे बढ़ा, देश का कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया गया। आज मजबूरी है लोगों की कि
उन्हें स्वीकार करना पड़ता है, जो लोग उनसे घृणा करते हैं, जो लोग उन्हें तुच्छ मानते हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने उन्हें सम्मानित भी किया, तो आज वो देश की मुख्य धारा में आ गए, और जो लोग उनसे घृणा करते थे, तुच्छ मानते थे, उन्हें मजबूरी में उन्हें स्वीकार करना पड़ेगा। CGI चंद्रचूड़ को भी देख सकते हैं, जो कि आज वर्तमान में हमारे न्यायालय के क्या हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं। CGI चंद्रचूड़ जो कि थर्ड जेंडर से आते हैं। तो यदि शिक्षा के अधिकार से हम वंचित रख देंगे, तो जो सामाजिक भेदभाव से शोषित लोग हैं वो मुख्य धारा में नहीं आ पाएंगे, और अगर हम इनको शिक्षा से वंचित नहीं रखते हैं तो ये मुख्य धारा में आएंगे, और जो लोग इनसे घृणा करते हैं वो उन्हें मजबूरी में भी स्वीकार करेंगे। तो इसलिए शिक्षा से वंचित रखना कहीं भी उचित नहीं है। इसीलिए आप देखे होंगे कि मौलिक अधिकार में शिक्षा का अधिकार लाया गया, और उस शिक्षा के अधिकार के द्वारा सभी को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया। आगे क्या है, सामाजिक संस्थाओं का निर्माण समाज द्वारा समाज के व्यक्तियों के हित एवं विकास हेतु किया जाता है। कोई भी सामाजिक संस्था है, चाहे फिर वो स्कूल हो, चाहे फिर वो मंदिर हो, उसका निर्माण समाज के हित के लिए किया जाता है, समाज के विकास के लिए किया जाता है। अतः इनसे किसी भी व्यक्ति अथवा समूह को दूर रखना सामाजिक भेदभाव व सामाजिक पृथक्कीकरण का कारण है। देखिए, हम स्कूल और मंदिर का निर्माण क्यों करते हैं, कोई भी सामाजिक संस्था हम उसका निर्माण इसलिए करते हैं कि समाज में जो व्यक्ति रह रहे हैं उनका हित हो सके, उनका विकास हो सके। ऐसे में अगर हम किसी भी व्यक्ति या समूह को उस संस्था से दूर रखते हैं तो समाज में भेदभाव पैदा होगा, सामाजिक पृथक्कीकरण का कारण उत्पन्न होगा। ये चीज़ हम देख सकते हैं। फिर हम आगे देखते हैं, आगे हम क्या देखेंगे, आगे हम देख सकते हैं, वैसे तो सरकार ने बहुत सारे ऐसे विद्यालय खोले हैं जो कि विशिष्ट बालकों की शिक्षा को आवश्यकता को पूरा करते हैं। जैसे कि जो शारीरिक रूप से भिन्न हैं या मानसिक रूप से भिन्न हैं, जितने भी विशिष्ट बालक में आते हैं, चाहे फिर वो दिव्यांग हों, चाहे फिर वो किसी भी ST SC हों, मान लीजिए अनुसूचित जाति जनजाति हों, तो उनके लिए अलग से भी विद्यालय खोले गए हैं। जैसे आप देखेंगे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय खोला गया है, जिसमें कि ST SC और OBC को रिजर्वेशन प्राप्त है। तो ऐसे विद्यालय खोले गए हैं, परंतु विशिष्ट विद्यालय समावेशीकरण को पूरा नहीं होने देते। अगर इस प्रकार के विशिष्ट विद्यालय खुलेंगे तो फिर समावेशीकरण की प्रक्रिया पे सवाल उठता है, क्योंकि यहाँ प्रश्न यह उठता है कि अगर इन बालकों की शिक्षा अलग या विशिष्ट विद्यालयों में कराई जाएगी तो अलग करने से मुख्य धारा से ये निकाल दिए जाएंगे। भाई, अगर उनको हम विशिष्ट विद्यालय में अगर अलग से शिक्षा दें तो फिर वो सबके साथ पढ़ नहीं पाएंगे, और वो मुख्य धारा से क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, कि भाई उनके लिए एक अलग विद्यालय है। तो ये प्रश्न उठता है। लेकिन अलग पढ़ाने या विशिष्ट विद्यालयों में पढ़ाने से ये बालक मुख्य धारा से अलग हो जाएंगे, इसे पूर्णतः स्वीकार नहीं किया जा सकता। कि अगर मान लीजिए कोई विशिष्ट बालक है और उसकी शिक्षा हम अलग विद्यालय में कराते हैं, जो उस विद्यालय में कराते हैं जो विद्यालय विशिष्ट बालकों के लिए ही बना है, तो उन्हें हम मुख्य धारा से अलग नहीं कर रहे हैं। ये पूर्णतः इस बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता। ऐसा क्यों नहीं स्वीकार किया जा सकता, क्योंकि विशिष्ट विद्यालयों की रचना विशिष्टता के आधार पर विशिष्टता के पूर्ति के लिए की गई है। विशिष्ट बालक की जो नीड है उसको फुलफिल करने के लिए विशिष्ट विद्यालय का स्ट्रक्चर बनाया गया है। तो ऐसी स्थिति में जब हम विशिष्ट विद्यालय में विशिष्ट बालकों को शिक्षा देते हैं तो कहीं कुछ गलत नहीं करते हैं। विशिष्ट विद्यालयों में शिक्षा की आवश्यकता को पूरा कर बालकों को वापस मुख्य धारा वाली शिक्षा में सम्मिलित किया जा सकता है। जैसे देखिए, जो विशिष्ट बालक है, अगर उसको हम विशिष्ट विद्यालय में ही डाल देते हैं, विशिष्ट विद्यालय में ही हम विशिष्ट बालक को पढ़ाई के लिए डाल देते हैं, तो क्या होगा, बच्चा वहाँ पे पढ़ लेगा, डेवलप हो जाएगा, और फिर वो आगे जाके मुख्य धारा में शामिल हो सकता है, क्योंकि उसने अपने नीड को पूरा किया। जो उसको अलग से जिस चीज़ की नीड थी वहाँ पे उसको मिला, और फिर वो समाज के कई वर्गों में जाकर अपने रोल को प्ले कर सकता है। इस तरह विशिष्ट विद्यालयों का भी सकारात्मकता के साथ प्रयोग होना चाहिए। विशिष्ट विद्यालयों को अलग दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। ये भी सामाजिक भेदभाव के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। फिर इसके बाद क्या है, सामाजिक भेदभाव से प्रभावित बालकों की समावेशी शिक्षा। जो सामाजिक भेदभाव से ग्रसित बालक हैं, ऐसे बालकों की हम समावेशी शिक्षा कैसे करा सकते हैं, ये चीज़ जानिए। समावेशीकरण केवल शारीरिक निर्योग्यता या मानसिक निर्योग्यता से पीड़ित या प्रभावित बालकों की समावेशी शिक्षा तक ही सीमित नहीं है। ये कहना क्या चाह रहा है कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो फिजिकली जितने भी डिसेबल हैं, जो मेंटली डिसेबल हैं, उन्हीं बालकों तक इसकी शिक्षा की बात सीमित नहीं है। जैसे जब भी हम समावेशी शिक्षा की बात करते हैं तो
जो शारीरिक रूप से निर्योग्य हैं, जो मानसिक रूप से निर्योग्य हैं, बस हम उनकी ही बात नहीं कर रहे हैं। उनके अलावा हम सामाजिक भेदभाव के कारण जो शिक्षा के अधिकार से दूर रह जाने वाले बालक हैं, उनकी भी हम बात कर रहे हैं। समावेशी शिक्षा एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है और इसमें फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, मैडमैन कॉन्सेप्ट, किसी भी भेदभाव के कारण जो बच्चे हैं, सारे बच्चों की हम शिक्षा की बात करते हैं। सामाजिक भेदभाव के शिकार अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी व पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति ओबीसी, साथ ही साथ अल्पसंख्यक गरीब भी हो जाते हैं। जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन के शिकार हैं वो एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी और गरीब सारे लोग हो जाते हैं। तो ऐसे में हमारे सरकार का क्या दायित्व है कि समावेशी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। इन सभी का समावेशन सामाजिक भेदभाव को खत्म कर देने में सहायक सिद्ध होगा कि यदि हम एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक मतलब अगर इन सब की शिक्षा को एक साथ कराएं और एक ही स्ट्रक्चर में कराएं तो समावेशी जो सामाजिक भेदभाव है वो क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। सभी को सच्चाई स्वीकार करनी पड़ेगी। समावेशीकरण के लिए इन्हें सामाजिक स्थलों, शैक्षिक संस्थानों पर स्वतंत्रता से आने जाने की अनुमति देनी होगी। हमारे संविधान में क्या किया गया है, हमारे संविधान में यही तो बोला गया है कि कोई भी मंदिर है, कोई भी सामाजिक संस्था है, उसमें समाज के सभी वर्गों के लोग जा सकते हैं, कहीं भी कोई रोकथाम नहीं होनी चाहिए। तो इस चीज़ की स्वतंत्रता हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है ताकि जो इंक्लूसिव का विजन है उसको हम आगे बढ़ा सकें। इसके अलावा सामाजिक सुविधाओं का लाभ उठाने का अवसर देना होगा। समाज में जितने भी प्रकार के अवसर आते हैं जिनसे कि इन वर्गों को लाभ हो सकता है, ऐसे अवसर हमें प्रदान करने होंगे। रिजर्वेशन के द्वारा, आरक्षण के द्वारा हम क्या करते हैं, एक अवसर ही तो देते हैं कि जो एससी वर्ग हैं, जो एसटी वर्ग हैं, जो ओबीसी हैं, वो विभिन्न प्रकार का लाभ उठा सके। अभी सीटेट का फॉर्म आया है सब लोग आपको पता होगा। अभी सीटेट का फॉर्म आया है। जनरल और ओबीसी 1000 रुपये देते हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। वहीं पे इस फॉर्म को भरने के लिए जो एससी, एसटी और फिजिकल हैंडीकैम्प हैं उनको 5 या 600 रुपये देना पड़ता है। तो ऐसा कम फीस उनके लिए क्यों रखा गया है, ताकि भाई उनको सामाजिक सुविधा मिल सके, वो लाभ उठा सके। हो सकता है ऐसे वर्ग भाई थोड़ा गरीब होंगे क्योंकि उन पे पहले शोषण हुआ है, तो उनके लिए कम फीस की व्यवस्था कौन कर रहा है, उनके लिए कम फीस की व्यवस्था सरकार करती है कि ऐसे अवसर में वो सामाजिक सुविधा का लाभ ले सकें। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं अगला पॉइंट, समावेशी शिक्षा के लिए सामाजिक भेदभाव से प्रभावित बालकों को उन सभी बालकों के साथ अध्ययन करने की अनुमति देनी होगी जो समाज द्वारा स्वीकार किए जाते हैं। अगर पूछा जाए कि समाज द्वारा कैसे बालक स्वीकार किए जाते हैं, तो पहले तो वे जो फिजिकल रूप से ओके हैं, मेंटल रूप से ओके हैं, और जो ओबीसी हैं, जनरल हैं, ज़्यादातर जनरल जो कि ब्राह्मण वगैरह पहले होते थे, वर्ण व्यवस्था पहले थी अभी नहीं है, तो पहले के कॉन्सेप्ट को अभी अप्लाई करना मेरे ख्याल से कहीं बुद्धिमानी नहीं है। तो समाज मतलब जैसे वर्गों को एक्सेप्ट करता है, अब उनके साथ हम किनकी शिक्षा कराएंगे, उन बालकों की जो सामाजिक भेदभाव से ग्रस्त थे। इतना समझ गए आप। जो चीज़ समझ नहीं आएगा आप कमेंट करके पूछिएगा, मैं बताऊंगा उसे। समाज से भेदभाव के कारण अलग हुए तबकों को जो तबके यानी जो वर्ग समाज के भेदभाव करने के कारण अलग हो गए थे, समाज से क्या हो गए थे, अलग हो गए थे, उनको अब क्या होगा, मुफ्त किताबें दिए जाएं, कपड़े दिए जाएं, आवश्यकता पड़ने पर खाना की व्यवस्था सरकार की सहमति से सरकारी या गैर सरकारी विद्यालयों में कराई जा सकती है। देखिए इसीलिए आप देखे होंगे सरकारी स्कूल में मिड डे मील की योजना स्टार्ट है, मिड डे मील की योजना चलती है। तो मिड डे मील की योजना आज आप देखते होंगे गवर्नमेंट स्कूल जितने भी 1 से 8 तक हैं, किताब से लेके कपड़ा से लेके सारी चीज़ सरकार फ्री देता है। क्यों फ्री देता है, क्योंकि जो एलिमेंट्री एजुकेशन है हम समाज के हर वर्ग तक पहुँचा सके। समाज के आखिरी पंक्ति में आखिरी व्यक्ति जो खड़ा है वहाँ तक हम शिक्षा को पहुँचा सके। इसके लिए सरकार ने मुफ्त किताबें कर दी हैं, कपड़े मुफ्त कर दिए हैं, उनकी हर आवश्यकता को पूरा करने का संकल्प लिया है, ताकि जो समाज से भेदभाव के कारण जो तबके अलग हुए हैं उनकी शिक्षा को हम पूरा कर सके। तो इंक्लूसिव एजुकेशन के अंतर्गत क्या करना होता है कि सारी चीज़ें फ्री करनी होती है, ताकि वे वर्ग जो कि असक्षम हैं वो भी शिक्षा प्राप्त कर सकें। इनके विकास के लिए, इनके मतलब कौन, सामाजिक भेदभाव से जो ग्रस्त बालक हैं, इनके विकास के लिए, इनकी शिक्षा के लिए, यानी सामाजिक भेदभाव से ग्रस्त बालकों के विकास के लिए, उनके शिक्षा के लिए समाज के दृष्टिकोण को यानी समाज के पॉइंट ऑफ व्यू को सकारात्मक करना अति आवश्यक है कि अब इन्हें कोई हीन भावना से न देखे, इनके प्रति सबका पॉजिटिव थिंकिंग हो। और सबके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग कैसे आएगी, उसके लिए हम समावेशी शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम चलाएंगे। सब पढ़ें सब बढ़ें,
सर्व शिक्षा अभियान का नारा था सब पढ़ें सब बढ़ें। ये क्या है? ये एक स्लोगन है और इसका अर्थ क्या है कि सारे लोग पढ़ेंगे और सारे लोग बढ़ेंगे। तो इस प्रकार के संबंधी कार्यक्रम चलाए जाएंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये भी क्या होता था, हम बेटा बेटी में भेदभाव करते थे, भ्रूण हत्या कर देते थे। महिला जब भी प्रेग्नेंट होती थी, अगर उसके गर्भ में बालिका है और तो जांच करा के उसकी हत्या कर देते थे। तो मोदी जी ने हमारे क्या योजना चलाया, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो इस प्रकार के कार्यक्रम चला के औपचारिक शिक्षा के माध्यम से, अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से, दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से सभी को हम शिक्षित करेंगे और जो इंक्लूसिव एजुकेशन का विजन है, जो कॉन्सेप्ट है, उसको हम स्वरूप देंगे, उसका डेवलपमेंट करेंगे। और हम क्या कर सकते हैं, स्पेशल प्रकार की स्कॉलरशिप देंगे। आप देखे होंगे जो SC ST होते हैं उनकी स्कॉलरशिप ज़्यादा आती है। क्यों आती है? क्योंकि वो समाज से भेदभाव के कारण उनको काफ़ी शोषण हुआ है। प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक स्तर पर स्पेशल स्कॉलरशिप ऐसे वर्गों को दिया जाए जो सामाजिक भेदभाव के शिकार हुए हैं। आवासीय विद्यालयों की स्थापना की जाए। तो आवासीय विद्यालयों की स्थापना में आप क्या देख सकते हैं, सरकार ने नवोदय विद्यालयों की स्थापना किया। नवोदय विद्यालय में क्या था, भैया आप पढ़ने में टैलेंटेड हो, किसी भी वर्ग के हो, आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा, कोई भी बात ही नहीं है। आप कर्म कीजिए, टैलेंटेड बनिए, क्षमता लाइए, यहाँ पे पढ़िए। तो नवोदय विद्यालय के द्वारा क्या किया गया, एक अपॉर्चुनिटी दी गई सारे प्रतिभाशाली बालक को, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, किसी भी समुदाय के हों। कस्तूरबा गांधी बालिका विश्वविद्यालय खोले गए, इनमें भी आवास दिए गए। क्यों? ताकि जो भी पर्वतीय इलाके के बच्चे हैं, ऐसे इलाके के बच्चे हैं जहाँ पर शिक्षा नहीं पहुँच पा रही है, आए यहाँ पे भैया, घर से अपने पहाड़ी इलाके से निकल के भैया आओ, यहाँ पे रहो, आप पढ़ो। तो इनके लिए क्या हुआ, शिक्षा की व्यवस्था की गई। फिर आगे आप देख सकते हैं, पर्वतीय, अंचलीय, ग्रामीण इलाकों में विद्यालय की स्थापना करने का संकल्प लिया गया। SSA के तहत इसे क्रियान्वयन भी किया गया, धरातल पे लाया भी गया। SSA यानी सर्व शिक्षा अभियान कितना आया था, 2000 से 2001 के बीच में आया था। किसके द्वारा लाया गया था? अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा लाया गया था। इसका उद्देश्य क्या था कि एलिमेंट्री एजुकेशन का सार्वभौमिकरण करना, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। फैक्ट को याद रखिएगा, आगे आपको काम आएगा। जहाँ शिक्षा के प्रचार व प्रसार का अभी तक कोई माध्यम नहीं है, यानी कि पर्वतीय, अंचलीय, ग्रामीण इलाकों में जहाँ शिक्षा का कोई प्रचार व प्रसार का कोई माध्यम नहीं है, वहाँ पे क्या करेंगे, हम विद्यालय की स्थापना कराएंगे, ताकि जो सामाजिक भेदभाव के कारण शिक्षा से वंचित रह गए हैं, ऐसे बच्चों की शिक्षा हो सके। ये सारी समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सारी चीज़ें बताई जा रही हैं कि हम समावेशी शिक्षा को साकार करना चाहते हैं। समावेशी शिक्षा का मतलब ये है, जितने भी संसार में बालक हैं सब शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, ये समझिए आप, ठीक। और बाकी आपने पुरानी क्लासेस नहीं देखी हैं तो देख लीजिएगा। मैं पूरे डंके के चोट के साथ कहता हूं कि आपको ऐसी क्लासेस यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलेंगी। ये मेरे हैंड्स नोट्स हैं, यानी हाथों से बनाए गए नोट्स हैं। मैं पढ़ा हूं, अनुभव किया हूं, तो मैं आपको यहाँ पे आज पढ़ा पा रहा हूँ, ठीक है। तो आप क्लास को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को शेयर भी कीजिए। फिर एक चीज़ हम बहुत ही इंपॉर्टेंट देखेंगे, ये आपके बहुत ही कंपटीशन एग्जाम में भी फायदा आएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 ने सामाजिक भेदभाव से प्रभावित बालकों के लिए निम्न प्रावधान बताए कि जो सामाजिक भेदभाव से प्रभावित बालक हैं, अगर उनके लिए हम कुछ कदम उठाएं तो क्या होगा, उनको भी शिक्षा मिल पाएगी उनके अपेक्षा में, जो कि सामान्य बच्चों को मिलती है। पहला क्या बताया गया, अनुसूचित जाति यानी 80 अथवा अनुसूचित जनजाति यानी ST के लिए कस्बों, ग्रामों, पहाड़ी इलाकों व जनजातीय क्षेत्रों में विद्यालय खोले जाएंगे। कि भैया SC और ST की आबादी जहाँ पे भी है और वहाँ विद्यालय नहीं है तो क्या होगा, विद्यालय खोले जाएंगे। SSA के अंतर्गत इस काम को किया भी गया। इस हद तक प्रयास किए जाएंगे कि इन्हीं की जाति व क्षेत्रों के शिक्षकों को नियुक्त किया जाए। कि अगर SC और ST के इलाके में कोई विद्यालय है तो हम कोशिश करेंगे कि वहाँ एक SC और ST का टीचर भी हो, जिससे कि वो ग्रामीण माहौल को समझ सके और उनको लगे कि अपना एक टीचर है, मतलब एक आरक्षण के तहत ही हम वहाँ पे टीचर भर्ती करेंगे। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं कि दूर दराज के स्थानों से आने वाले छात्रों को हॉस्टल की सुविधा दी जाएगी। भाई नवोदय विद्यालय खोला गया तो उसमें क्या हुआ कि भाई कोई SC ST या फिर OBC का बालक यदि प्रतिभाशाली है और वो जाके बाहर पढ़ना चाहता है, तो कहीं से भी आए, पर्वतीय इलाका से आए, ग्रामीण इलाका से आए, अंचल से आए, उसको हम रहने के लिए क्या देंगे, रूम देंगे, यहाँ पे वो रह के पढ़ सकता है। इतना आपको समझ में आया। नवोदय विद्यालय की स्थापना किस शिक्षा नीति के तहत की गई थी, तो आप समझ जाइएगा NAP 2 के तहत की गई थी।
और नवोदय विद्यालय पे मैं वीडियो भी बना दूंगा, ये सब कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। इस वर्ग के छात्रों के लिए आर्थिक सहायता बढ़ा दी जाएगी। तो आर्थिक सहायता बढ़ा दी जाएगी, मैंने वही बताया कि जो एससी एसटी माइनॉरिटी ओबीसी हैं उनके लिए क्या होता है, हर चीज़ में शुल्क कम होता है, आरक्षण भी ज़्यादा होता है। ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये आपको जनरल सी बातें पता हैं कि अभी सीटेट का फॉर्म भरना है, एससी एसटी वालों के लिए कितना है 500 है, जनरल ओबीसी वालों के लिए 1000 है। तो सुविधा भैया आर्थिक सहायता इनको काफ़ी दी जाती है, आप समझ ही रहे हो। जनजातीय क्षेत्रों में क्षेत्रीय भाषा या अंग्रेजी भाषा को पहली भाषा के रूप में अपनाना होगा, कि जनजातीय क्षेत्रों में जो भी विद्यालय होंगे और वहाँ उन्हें पहली भाषा के रूप में वहाँ की क्षेत्रीय भाषा पढ़ना होगा, या फिर वो बदले में इंग्लिश को पढ़ सकते हैं। और दूसरी उनकी जो कंपलसरी भाषा होगी वो हिंदी होगी। इतना आपको समझ में आ गया। फिर इसके बाद आगे क्या है, वर्तमान में यशस्वी के तहत प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालय, आंगनवाड़ी और इन क्षेत्रों में शैक्षिक केंद्रों को खोलने पर जोर दिया गया। आप देख सकते हैं कि यशस्वी जब आया तो प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना बहुत बढ़ी, उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना पड़ी, आंगनवाड़ी खुले एनईपी 2 के तहत, एनईपी 1986 के तहत ईसीसी अर्ली चाइल्डहुड केयर खोला गया, अर्ली चाइल्डहुड केयर आपका खोला गया। और आंगनवाड़ी की स्थापना हुई। आंगनवाड़ी क्या करता है भाई, जो छोटे बच्चे हैं उनकी देखभाल करता है, उनके विकास का सही मानक स्थापित करता है। और इन क्षेत्रों में शैक्षिक केंद्रों को खोलने पे जोर देगा। शैक्षिक केंद्र मतलब क्या, प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, विद्यालय, आंगनवाड़ी। तो इस प्रकार से आज की वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा, आप सिंपली साथ समझ सकते हैं। सबसे पहले हमने जाना सामाजिक भेदभाव होता क्या है, और उसमें हमने जाना कि कोई व्यक्ति है और कोई समाज है, इस व्यक्ति को उसके धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, प्रजाति के नाम पे, रंग के नाम पे हम अलग कर दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं। इतना हमने समझा। सामाजिक भेदभाव में क्या क्या आ जाते हैं भैया, लैंगिक भेदभाव आपका आ जाएगा, आर्थिक भेदभाव आ जाएगा, यानी समाज में होने वाले हर भेदभाव सामाजिक भेदभाव में आ जाएंगे। इसके बाद हम लैंगिक भेदभाव, आर्थिक भेदभाव को अलग से बढ़िया से पढ़ेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और देखना। हमने ये भी जाना कि सामाजिक भेदभाव से सामाजिक अस्थिरता उत्पन्न होती है, समाज का पृथकीकरण हो जाता है, यानी समाज जो है कई भागों में बढ़ जाता है, ये हमने देखा। हिंदू मुस्लिम से क्या हुआ, भारत और पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए, मानते हो कि नहीं मानते हो आप, भारत और पाकिस्तान के टुकड़े हुए भेदभाव के कारण ही तो हुए भाई, हम लोग आपस में लड़े इसीलिए तो हुआ। तो ये चीज़ होता है। फिर इसके बाद हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे सोशल डिस्क्रिमिनेशन के, भैया सामाजिक भेदभाव के कुछ एग्जाम्पल। तो हमने भीमराव अंबेडकर जी को देखा कि कैसे उनके साथ हुआ। फिर हमने थर्ड जेंडर का भी एक एग्जाम्पल लिया कि समाज उनके साथ किस प्रकार से भेदभाव करता है। बाकी आप दिव्यांग बालक को तो जानते ही हो कि उनके साथ जो भेदभाव होता था उसको भी हम लोगों ने थोड़ा बहुत जाना। फिर इसके बाद हमने क्या देखा कि यदि कोई विशिष्ट बालक है, कोई विशिष्ट बालक है और उसकी शिक्षा हम विशिष्ट विद्यालय में करा रहे हैं, उसकी शिक्षा हम विशिष्ट विद्यालय में करा रहे हैं, तो इसे सकारात्मक रूप से देखा जाना चाहिए। इससे ये नहीं कि समावेशी करण की जो प्रक्रिया है वो रुक जाएगी, ऐसा नहीं है। अगर हम विशिष्ट विद्यालय में भी उन बालकों की शिक्षा करा देते हैं तो वो आगे जाके मुख्य धारा में शामिल हो सकते हैं और वो समावेशीकरण में अपना रोल निभा सकते हैं। फिर ऐसे बालकों की समावेशी शिक्षा कैसी कराई जाए भैया, ये सवाल उठता है। तो इसमें हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि आगे सामाजिक भेदभाव में कौन कौन से वर्ग आते हैं। तो उसमें कौन कौन से वर्ग आते हैं, शारीरिक जो निर्योग्य हैं, मानसिक निर्योग्य हैं, मतलब, और इसके बाद जो सामाजिक भेदभाव के कारण जिनको शिक्षा के अधिकार से वंचित रखा गया है। तो सामाजिक भेदभाव के कारण शिक्षा से वंचित किसको रखा गया है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक और गरीब। गरीब को मत भूलिएगा भैया, मेरा मानना है जो गरीब है वो शोषित है, गरीब पे अत्याचार होता है, तो गरीब को मत छोड़िएगा। और गरीब भी अपने हकों के प्रति जागरूक हों। कुछ गरीब तो ऐसे होते हैं कि जागरूक ही नहीं होते हैं, जिनके वजह से ये पीछे रह जाते हैं। तो जागरूकता ज़रूरी है। अगर आप कोई भी एम्पावरमेंट लाना चाहते हैं, सशक्तिकरण लाना चाहते हैं, तो आपको खुद में सशक्त बनना होगा, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। फिर हमने ये देखा कि अगर हमको इन सब की शिक्षा की व्यवस्था करनी है तो जितने भी सामाजिक स्थल हैं, शैक्षिक संस्थान हैं, वहाँ आने जाने की अनुमति देनी होगी, तो जो कि कॉन्स्टिट्यूशंस के द्वारा चीज़ें लागू हो चुकी हैं, आप देख सकते हो। समावेशी शिक्षा के लिए क्या होगा कि जनरल बच्चे प्लस विशिष्ट बालक यानी स्पेसिफिक चाइल्ड साथ में शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे, ऐसे स्ट्रक्चर का हमें निर्माण करना होगा। को एजुकेशन स्कूल खोलना होगा। और
जो तबके सामाजिक भेदभाव के कारण अलग हुए हैं उनकी विकास के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए किताबें, कपड़े, उनकी आवश्यकता को सरकार के द्वारा मुहैया कराना होगा, ये चीज़ हमने देखा। फिर इसके बाद हमने क्या देखा कि समाज के जो दृष्टिकोण है उसे सकारात्मक कार्यक्रमों के द्वारा बनाएंगे। सब पढ़ें, सब बढ़ें, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, इस अभियान के द्वारा स्पेशल प्रकार की स्कॉलरशिप हम दे सकते हैं इन्हें। हर स्तर पर आवासीय विद्यालयों की स्थापना कर सकते हैं और ऐसे इलाके जहां पर विद्यालय नहीं हैं वहां पे हम विद्यालय खोलेंगे। इसके बाद हमने स्पेशल रेफरेंस लिया है 1986 NEP 2 का, और उसके आधार पे जो कि NEP 2 में बातें कही गई थी सामाजिक भेदभाव से ग्रस्त बालकों की शिक्षा के लिए, समावेशी शिक्षा के लिए कुछ कदम उठाने के लिए बोले गए थे, उस पर हमने नोटिस किया है। जैसे कि SC ST OBC ग्रामीण पहाड़ी इलाकों में विद्यालय खोले जाएंगे और उन विद्यालयों में इन्हीं के वर्ग का शिक्षक नियुक्त किया जाएगा। दूर दराज के जो बच्चे हैं अगर बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं उनके लिए हॉस्टल की व्यवस्था की जाएगी, इन्हें आर्थिक सहायता दी जाएगी। ये क्षेत्रीय भाषा या अंग्रेजी को पहली भाषा के रूप में अपनाएंगे और SSA के तहत ये सारी चीज़ें लागू हुई। प्राथमिक विद्यालय खुले, उच्च प्राथमिक विद्यालय खुले, आंगनवाड़ी खुले, यानी कि शैक्षिक केंद्रों को बढ़ावा मिला और समावेशी शिक्षा की जो प्रक्रिया है वो प्लस में हुई, बढ़ गई। तो ये चीज़ हम देख सकते हैं। तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह की नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम लेकर आते रहते हैं जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है। अगर आप B.Ed 3rd सेमेस्टर में हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अभी इंक्लूसिव एजुकेशन की सारी क्लासेस इस पे अपलोड हो जाएंगी, साथ ही नॉलेज एंड करिकुलम की भी हो जाएंगी। अगर हिंदी शिक्षण आपका है, पेडागोजी सब्जेक्ट, तो आपको प्लेलिस्ट होगा, आप हिंदी शिक्षण की सारी वीडियो अपलोड हो चुके हैं तो आप उसे देख सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा।